नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में हम कोलकाता कांड पर चर्चा करेंगे। पूछेंगे कि सीबीआई की जांच किस किस तक आंच। सीबीआई आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ कर रही है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है। इस बीच पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं और आज तक ने सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाई, क्योंकि इसी अस्पताल में उनके सहयोगी रहे असिस्टेंट सुपरवाइजर ने आज तक से खास बातचीत में कई ऐसी जानकारियां दी है जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको वो पूरी बातचीत भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सौरभ गांगुली ने आज डॉक्टर्स के समर्थन में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उनका मार्च शुरू नहीं हुआ है। हम आज कोलकाता कांड से जुड़े तमाम पहलुओं और सवालों पर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर बातचीत सीधी होगी। उसी अस्पताल में 2023 तक रहे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से अख्तर अली ऐसे सनसनीखेज खुलासे इस प्रिंसिपल के बारे में कर रहे हैं कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। इंसाफ की मांग बढ़ती जा रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर सड़कों पर है। कहीं प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है तो कहीं धरना प्रदर्शन। कोलकाता में डॉक्टरों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सीबीआई दफ्तर से स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च किया, तो दिल्ली में डॉक्टरों ने जंतर मंतर पर धरना दिया। हम अपनी पूरी कोलकाता की गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो हमें एज अ डॉक्टर, एज अ वुमेन, बिकॉज वो एक डॉक्टर होने से पहले एक लड़की थी और एक लड़की की सुरक्षा, एक लड़की की सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का। और हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एज अ डॉक्टर हमें सेफ्टी हो। सियासत भी तेज है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने मोर्चा खोल रखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को मुसीबत बताया जा रहा है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। राज्य आपका, स्वास्थ्य मंत्री हो आपकी, आप खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हो। आपके मुख्यमंत्री बनाने में सारे आंदोलनरत बंगाल के लोगों की कोई योगदान नहीं थी, लेकिन आज आप अनदेखी करते हुए अहंकार आपको खा रही है। ये आरजी और उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ घटना घट गई, उनके गला को काट के मार दिया गया। आज सुबह एक महिला की बॉडी मिली आनंदपुर में। तो ये पूरी तरीके से सरकार की नाकामी है और हमारी मांग है ममता बनर्जी शुड रिजाइन। ममता बनर्जी की जरूरत पश्चिम बंगाल को नहीं है। मैं आनंद बोल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल खुले शब्दों में राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जता रहे हैं। उन्होंने कोलकाता कांड के बाद दिल्ली आकर राष्ट्रपति से मुलाकात की है, अपनी रिपोर्ट दी है। आज तक से खास बातचीत में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने आरजीकर अस्पताल में सुरक्षा इंतजाम की जो कहानी बताई है, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 30 रिपोर्ट मांगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 167, केवल एक ही रिपोर्ट मिला। ये तो ठीक प्रशासन नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं। Democracy is degenerating into mobocracy. That is what is happening in Bengal now. दूसरी ओर आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने आज छठे दिन पूछताछ की। जांच एजेंसी सीबीआई से 5 दिन में 65 घंटे सवाल जवाब कर चुकी है। उनसे सुसाइड वाले संदेश, पुलिस को रिपोर्ट करने में देरी और पीड़िता के परिवार को इंतजार करवाने को लेकर कई सवाल दागे जा रहे हैं। सीबीआई उस कार की भी जांच कर रही है जिसका इस्तेमाल संदीप घोष आरजीकर अस्पताल में प्रिंसिपल रहते हुए किया करते थे। गाड़ी खुल गया, वो लोग देख गया बस। अच्छा, और कुछ नहीं है। और आपको क्या बुलाया गया सीबीआई दफ्तर में आज? कब बुलाया गया था? मतलब कल फोन है? आज बुलाया, हम 700 में मैडम के लेके आया था। इस बीच संदीप घोष को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। अस्पताल के पूर्व असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने राज्य के विजिलेंस कमीशन को चिट्ठी लिखकर संदीप घोष के भ्रष्टाचार की जानकारी दी है। जुलाई 2023 में लिखी चिट्ठी में संदीप घोष पर कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक उनके अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी नहीं हुआ और मुझे भी नहीं पता चला कि मैंने जो कंप्लेन दिया लिखित में, तो मुझे मालूम होना चाहिए ना, हाँ भाई आपका कंप्लेन का ये स्टेटस है, ये हमने एक्शन लिया, ये नहीं लिया। बल्कि मैं तो जब गया विजिलेंस कमीशन में तो पहली बार तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार तो वो ऑफिसर खुद मुझे डराने लगा कि इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगा।
सियासत और जांच के बीच कोलकाता कांड में पीड़िता की डायरी से जुड़ी जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने पीड़िता की डेड बॉडी के पास से डायरी के पन्ने बरामद किए। डायरी की हैंडराइटिंग को उसके परिवार ने कंफर्म किया। डायरी में पीड़िता अपनी दिनचर्या और प्लान लिखा करती थी। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने डायरी के उस पन्ने पर अपने अरमान लिखे थे। बताया था कि वो डॉक्टर बनकर नाम कमाना चाहती है, वो गोल्ड मेडल हासिल करना चाहती है। अपनी डायरी के पन्ने पर उसने हत्या से पहले कई बातें लिखी हैं। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी लिखा है कि वो अपने माता पिता को हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहती है। कभी भी सोचा नहीं, जिंदगी में सोचा नहीं ऐसा होगा, ऐसा खबर आएगा अचानक। और उसको वहाँ पर जाके जो हुआ है वो तो देख के रंगटे खड़ा हो गया। बात करने का कोई ये नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती की तैयारी हो रही है। डीजी की अगुवाई में सीआईएसएफ की टीम अस्पताल का मुआयना कर रही है और गृह मंत्रालय ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर जानकारी दे दी है। अब देश भर की नजरें कल सुप्रीम कोर्ट में टिकी होंगी जब सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली आए। उन्होंने बीते दिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों से मुलाकात की है। आज तक से खास बातचीत में राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि मेरे रिपोर्ट देने के बाद जल्द ही कुछ होगा। सुनिए। आपने मुख्यमंत्री जी के साथ क्या कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि एक राज्यपाल की भूमिका ये होती है कि वो एडवाइस कर सकते हैं सरकार को। आपने इस केस पर ममता सरकार के साथ काम करने की या उनको एडवाइस करने की क्या पहल की? इस पूरे केस में अभी तक आपने क्या किया है? राज्यपाल का काम केवल एडवाइस नहीं, साम दान फेल दंड, ये सारा चीज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसे दिया है अंडर आर्टिकल 167 राज्यपाल जो इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री से पूछता है वो सारा इन्फॉर्मेशन देने का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री को है। वो उत्तरदायित्व वो नहीं करता। मैंने बहुत बार कहा आवश्यक कार्यवाही जरूर करना है। आर्टिकल 167 में जो रिपोर्ट मांगता था केवल एक ही रिपोर्ट मिला है। 30 रिपोर्ट मांगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 167, केवल एक ही रिपोर्ट मिला। ये तो ठीक प्रशासन नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी इज डीजेनरेटिंग इन मोबोक्रेसी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल नाउ। क्या आपने अपनी इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है? सीधा प्रश्न है आपसे। See, the situation there is very, very disturbing. It is actually shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. The Honorable Calcutta High Court is reported to have made the observation of absolute failure of the state machinery. पूरी तरह से कानून व्यवस्था वहां पर चरमरा गई है। ये तमाम बातें मैंने रिपोर्ट में अपनी लिखी है जो राष्ट्रपति को दी है। ये जानकारी देते हुए राज्यपाल को आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल के। अब इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्हें इस पूरे मामले में विसल ब्लोअर कहा जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अख्तर अली साहब लगातार 2023 तक इसी हॉस्पिटल में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे और उन्होंने तब तक कई बार शिकायतें की। वो कोर्ट में भी गए, उन्होंने विजिलेंस कमिश्नर को भी चिट्ठियां लिखी। आज वो हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। अख्तर अली साहब, आपने बहुत सारी शिकायतें की। आप बता रहे हैं कि डेड बॉडीज के भी ट्रांजैक्शन में कई तरीके से अस्पताल में वो इधर उधर कर रहे थे। प्रिंसिपल पर ये गंभीर आरोप आपके हैं। अब जबकि इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में रेप और हत्या का ये बर्बर कांड हुआ है, क्या कुछ कड़ियां आपको अपनी पुरानी शिकायतों और इस केस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं? जी, जुड़ती हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि अगर इनके खिलाफ पहले एक्शन हो जाता, क्योंकि ये बहुत गंदे इंसान है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, न इनका कोई दीन है ना धर्म है। मैंने जो लगाए थे इन पे चार्जेस उसको मैंने एक्सपोज भी किया था मीडिया के थ्रू और कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, मगर ये बहुत अफसोस है कि इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ। और एक आदमी जो अपनी सिक्योरिटी पे 20 सिक्योरिटी और 4 बाउंसर खर्च करते, वो स्टूडेंट को सिक्योरिटी क्या करेंगे। और इन्होंने पूरे कॉलेज को, जो कॉलेज एक जमाने में
ईस्टर्न इंडिया का एक नंबर कॉलेज आता था, पूरा एकदम स्पॉइल कर दिया, उस कॉलेज को बर्बाद कर दिया। और ऐसा गंदा गंदा काम कॉलेज में ये 2 साल में किए हैं कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। क्या आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा है? आप जैसे अख्तर साहब गंदा काम कह रहे हैं, आपने अपनी आंखों से इस प्रिंसिपल को क्या करते हुए देखा है? मैं जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट था तो इनका सबसे पहला जो मैंने देखा, स्टूडेंट लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना। स्टूडेंट खास करके कम उम्र के जो बच्चे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के होते थे उनको टारगेट करना और अपने कुछ स्टूडेंट से पैसे इकट्ठा करवाना, उन लोगों से फेल करवाना और रैगिंग, ये रैगिंग भी करवाते थे और आंदोलन इन्हीं लोगों को देके करवाते थे और जूनियर स्टूडेंट को गेस्ट हाउस में बैठा के शराब पिलाते थे। तो ये इंसान प्रिंसिपल कहलाने के लायक है? आपसे मेरा सवाल है, बताइए। इस तरह का इंसान, मैंने इनके अगेंस्ट में हायर लेवल में कंप्लेन किया, उस वक्त के चेयरमैन को कंप्लेन किया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में किया, स्टूडेंट लोग 1 महीना आंदोलन किया, हंगर स्ट्राइक किया, इस आदमी का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो करप्शन इन्होंने और बढ़ा दिया। जब मैंने देखा कि ये कुछ स्टूडेंट का जिंदगी बर्बाद कर दिए, उनके जिंदगी से खेले, तो मैं रह नहीं सका, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं भी बाप हूं, 2 बेटियों का बाप हूं। उस वक्त 2023 का मार्च का महीना था। फिर इनको मैंने सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट स्कैम में एक्सपोज किया। उस वक्त तक हायर लेवल में कंप्लेन किया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बताया, मीडिया ने इनको एक्सपोज किया। फिर बदकिस्मती से इनका कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार लड़ता रहा, इस लड़ाई को मैंने ऊंचे लेवल तक ले गया। एक वक्त ऐसा हुआ कि मैं विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर के ग्रीवेंस में भी मैं जाके उनके दफ्तर में कंप्लेन दिया। मैंने सारे सबूत दिए, ये सबूत आज भी कुछ मीडिया के पास है, मैं उनका नाम भी बोल सकता हूँ, जिनको मैंने दिखाया, मीडिया ने कवरेज किया। अगर इस आदमी का उस वक्त एक्शन होता, सस्पेंड होता इसके खिलाफ, तो आज ये रैकेट इतना बढ़ता नहीं और इस तरह का हादसा नहीं होता, जिसके लिए इंसानियत भी शर्मसार है। हम भी शर्मिंदा है इस हादसे के लिए, क्योंकि उस कॉलेज में मैंने भी काम किया है। ये जो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, ये क्या आप ये कह रहे हैं कि शराब जूनियर छात्रों के साथ, ये कॉलेज के परिसर में शराब पीते थे? जी, ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ये कुछ जूनियर स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बैठा के गेस्ट हाउस में शराब पिलाते थे और वो स्टूडेंट इनके लिए पैसा कलेक्ट करते थे। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को फेल कराना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को फेल कराना, और ये बोलने में मुझे काफ़ी शर्म महसूस हो रही है, मगर क्या करूं, जो हकीकत है। ये छात्र लोग कभी कभी गेस्ट हाउस में लड़कियां भी बाहर से लेके आते थे। आप जो बता रहे हैं उसको सुनकर मैं बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं शॉक्ड कंडीशन में, और हमारे दर्शक भी जो सुन रहे होंगे वो भी इससे पूरी तरह से, मतलब कल्पना करना मुश्किल है कि एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल आपके आरोपों के मुताबिक इस तरह से छात्रों के साथ कॉलेज परिसर में सेवन, और आप लड़कियों की भी बात बता रहे हैं। सबने आंखें बंद कर ली थी क्या? मतलब बाकी जो प्रोफेसर्स थे, जो स्टाफ था, कुछ तो वहां सिक्योरिटी डिप्लॉयड होगी हॉस्पिटल में, सब आंखें बंद थी अगर इस तरह की करतूतें वो कर रहा था? ये इतना इन्फ्लुएंशियल थे कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ। ये 4-5 डेड बॉडी को लेकर के ये वर्कशॉप में दे दिए थे, जो वारिस बॉडी, मतलब ऐसा नहीं कि अनक्लेम, जिनके रिलेटिव थे, और वर्कशॉप के लिए फ्रेश बॉडी दे दिए थे। इसके अगेंस्ट में बहुत हाई लेवल में कंप्लेन हुआ नेशनल कमीशन में। इसके अगेंस्ट में मैंने भी हाई कोर्ट में पीआईएल किया था, और पुलिस के रिकॉर्ड में भी ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले बॉडी को छेड़छाड़ किया गया। मगर बहुत अफसोस की बात है कि कोई एक्शन नहीं हुआ। नेशनल कमीशन लेवल पे भी इंक्वायरी हुई, मगर ये सारा दब गया। मुझे समझ में नहीं आया, हाई कोर्ट भी पीआईएल को खारिज कर दिया। मैं समझ सकती हूँ कितनी आपको हताशा इस पर हुई होगी, क्योंकि अब जबकि ये मामला सामने आ रहा है तो सबका जो लेंस है वो अब इस प्रिंसिपल पर पहुंच रहा है। किस तरह का रसूख, किस तरह का पावर कनेक्शन इस आदमी का था? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि कई शिकायतें, विजिलेंस कमिश्नर तक को चिट्ठी लिखी, आपने अदालतों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किस तरह का इसका पावर कनेक्शन जो आप बता रहे हैं वो क्या था, किसके साथ था? देखिए, मैं जो जानता हूं, आज मेरे लाइफ भी स्टेक में है और मैं सारे लोगों को जानता हूं, इनके
ऊपर भी और इनके नीचे भी, मगर मैं यहाँ की जनता और मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा, इसके लिए आज मैंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। मैंने हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है और मैं चाहता हूं कि ये जो नेक्सस संदीप घोष चलाते हैं, इसके साथ और भी लोग जुड़े हैं। ये लोग जो पैसे के लिए मासूम बच्चों का जिंदगी बर्बाद करते हैं, इस नेक्सस को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सहयोग करें। मैं केस किया हूं और मैंने सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करने के लिए बोला इस केस में कि ये रैकेट जो है, ये करप्शन का सिर्फ रैकेट नहीं है, ये एक इंसानियत, आप सोचिए बायोमेडिकल वेस्ट का रैकेट है, डेड बॉडी का रैकेट है। तो इसमें संदीप घोष अकेला नहीं चला रहा, उसके ऊपर में भी कुछ आदमी है जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं और उसके नीचे में जो उसका हो करके पैसा कलेक्ट करते हैं, ये टोटल 10-15 लोग हैं। इन सबको एक्सपोज करने का वक्त आ गया। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लड़ाई आप लोग जारी रखेंगे। आप अपनी जान को भी खतरा बता रहे हैं, लेकिन आप मीडिया के सामने आए हैं और आप सच आज बोल रहे हैं। बहुत हिम्मत चाहिए होती है ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने के लिए, और जांच तो चल ही रही है, हम सब आपके साथ हैं। अख्तर अली साहब, मुझे ये बताइए, डेड बॉडी रैकेट जो आप कह रहे हैं, उसमें ये क्या क्या करता था आरोप के मुताबिक? ये डेड बॉडी में दो तरह का बॉडी होता है। एक अनक्लेम्ड डेड बॉडी होता है, जैसे एक्सीडेंट केस जिसका कोई वारिस नहीं है, उसको क्या करते थे ये कि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी की कमी होती है डिसेक्शन के लिए, हमारे सरकारी जगह में काफी बॉडी आते हैं, तो ये उस सब बॉडी को चैनलाइज करके वो सब प्राइवेट जगह भेज देते थे। दूसरी चीज है कि ये डेड बॉडी की जो उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया था, वर्कशॉप होता है अलग अलग जगह, कैडवर वर्कशॉप होता है, जो जैसे अलग अलग सर्जरी वगैरह का होता है, न्यूरो सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तो वो सब वर्कशॉप के लिए दे देते थे। उसमें भी इनको बेनिफिट मिलता था, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता था। और ये मतलब रूल्स के भी खिलाफ है कि आप कोई भी जिसका वारिस है उसके कंसेंट के बिना नहीं दे सकते, और अगर अनक्लेम्ड डेड बॉडी है जिसका वारिस नहीं है तो 3 दिन से 5 दिन पुलिस का रिपोर्ट आता है, फिर उसको अगर वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसी हिसाब से रिचुअल के साथ डिस्पोज करने का नियम है। और इसमें कॉरपोरेशन का हम लोग हेल्प लेते थे, कॉरपोरेशन को हम लोग इन्फॉर्म कर देते थे, कॉरपोरेशन वो बॉडी ले आके अकॉर्डिंगली डिस्पोज करती थी। मतलब आपके मुताबिक जिंदा तो जिंदा, ये मरे हुए लोग, ये मुर्दा शवों का भी धंधा कर रहा था ये आदमी। जी, ये इंसानियत से गिरा हुआ इंसान है, ये कुछ भी कर सकता है। आपको शायद इनका रिकॉर्ड नहीं मालूम है, इनकी पहली बीवी थी, उनका सीजर हुआ था, उनके पेट में इन्होंने लात मार दिया, सीजर का स्टिच फट गया, वहाँ के लोकल लोग उसको हॉस्पिटल ले गए, बीच में वो मर गई। ये आपको वहाँ के 12 साल के लोगों ने बताया जहाँ ये पहले रहते थे। अच्छा, अब अख्तर अली साहब, ये जो सिविक वॉलंटियर्स, क्योंकि इस केस में मुख्य आरोपी एक सिविक वॉलंटियर है संजीव रॉय, इनकी कैसे नियुक्ति होती थी, ये कौन था, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सिविक वॉलंटियर जो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, और ये लोग मतलब परमानेंट स्टाफ नहीं होते, और ये पुलिस के अंडर में होते हैं। वहाँ का पुलिस का जो ओसी वगैरह होता है उसके कंट्रोल में होते हैं। लेकिन ये संजय के बारे में मैं इसलिए जानता हूँ कि प्रिंसिपल साहब जो है वो बाउंसर रखते थे, जिसमें टोटल 4 बाउंसर था, और 4 में ये संजय को जब मैंने टीवी में देखा, मैं तो उस वक्त आरजीकर में अभी हूँ नहीं, तो मैंने देखा तो मैंने इसको आइडेंटिफाई किया कि एक वक्त वो प्रिंसिपल के साथ ही रहता था, प्रिंसिपल के साथ वो घूमता था, और उसके साथ में और भी 3 लोग थे। तो तब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, मगर इसका रसूख वहां तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेमिनार रूम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उस कॉलेज में मैंने 16 साल दिया, तो उस कॉलेज का चप्पा चप्पा, वहाँ जो एरिया में सेमिनार रूम है वो बहुत सिक्योर एरिया है। उसके पहले बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्टेड प्लेस है, जैसे नर्सिंग स्टेशन है, उसके पहले आरसीयू है, रिस्पिरेटरी केयर यूनिट है, मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड है, तो वहां तक जाने का कोई सवाल नहीं होता। ये ऐसा, मैं अभी तो चूंकि सीबीआई कर रही है इसलिए मेरे लिए कुछ बोलना मुश्किल है, मगर यह भी हो सकता है कि ये प्लान मर्डर हो, क्योंकि वहां तक तो जाना मुश्किल है। ये उसके पहले वो जो बिल्डिंग है वो कैजुअलिटी ब्लॉक है, और उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में पुलिस आउटपोस्ट है, जिसको हम लोग पुलिस फाड़ी बोलते हैं। उसके सारे जो भी बैरक है वो रहते वहीं रहते, वहां पे कंट्रोल है सीसीटीवी का, और वहां पे मॉनिटरिंग भी होता है। उस बिल्डिंग में जनरल इमरजेंसी है, क्रिटिकल केयर यूनिट है, पीडियाट्रिक वार्ड है, तो वो बिल्डिंग काफी सिक्योर है।
मतलब हम लोग राउंड में भी जाते थे तो कोलैप्सिबल गेट में ताला लगा होता था, हम लोग सिक्योरिटी को आवाज देके ताला खुलवा के तब वार्ड के अंदर ढुकते थे। तो ये मैं बिलीव नहीं करता हूं कि संजय वहां जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि संजय के साथ कुछ और लोग, फिर भी सीबीआई इसको इंक्वायरी कर रही है, तो मेरे लिए इसको बोलना ठीक नहीं होगा। आपकी बातों से दो बात मैं जिस पर आपसे जवाब चाहूंगी, क्या आपको भी ऐसी आशंका है कि ये गैंग रेप हो सकता है, एक से ज्यादा लोगों का किया हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए? हालांकि आप नॉन मेडिकल स्टाफ हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा लग रहा है? और दूसरा, चूंकि ये बाउंसर था, पहले से ये करीबी रहा है, साथ रहता था प्रिंसिपल के, क्या इस वजह से उसको बचाने की कोशिश आपको लगता है कि की गई? क्योंकि शुरू में तो फैमिली को हॉस्पिटल से फोन गया और सुसाइड बता दिया था। देखिए, एक डॉक्टर हैं जो लास्ट ईयर एक यूजी काउंसलिंग का स्कैम किए थे, मतलब वो बिल वगैरह 9 लाख का बिल को 39 लाख बना दिए थे। फिर वो डॉक्टर घूमने के लिए बेल्जियम चले गए, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूं। वो डॉक्टर फॉरेंसिक मेडिसिन का है, उनको एक काम में बहुत महारत हासिल है जो मैंने देखा है, 2 नंबर को इलीगल को लीगल करना। और डॉक्टर संदीप घोष के लिए वो यही करते थे। उससे बेनिफिटेड ये होते थे कि उनको प्लैटिनम जुबली में बिल्डिंग में जिसमें संदीप घोष रहते थे एक एयर कंडीशन चेंबर दिया गया। फॉरेंसिक मेडिसिन में वो काम नहीं करके सारा दिन संदीप घोष के लिए ही काम करते थे। अब मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया को एक्सपोज करना होगा। वो इलीगल काम को संदीप घोष के लिए लीगलाइज करते थे। एक आखिरी सवाल आपसे जो मैं पहले भी पूछा था, उसका मैं जवाब आपसे चाह रही थी। क्या आपको ऐसी आशंका लगती है, ऐसा शक होता है कि चूंकि ये इतना करीबी था, बाउंसर के तौर पर आपने इसको पहले देखा है, मेन अक्यूज को, मुख्य आरोपी को, आपको लगता है कि उसको इसीलिए बचाने के लिए कवर अप शुरू में किया जा रहा था अस्पताल की तरफ से, जब तक मीडिया का लगातार इस पर प्रेशर नहीं बना, जब लोग सड़कों पर उतर गए, चारों तरफ से घिरने के बाद सच सामने आने लगा? लेकिन शुरू में तो अस्पताल से परिवार को कॉल चला गया था कि ये सुसाइड है। क्या मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश की होगी प्रिंसिपल ने, ऐसा आपको लगता है? जी देखिए, ये प्रिंसिपल कैरेक्टरलेस थे। ऐसे भी इनके बारे में मैंने जो भी सुना है बाहर से और जो मैंने देखा है वो बहुत ही गंदा है। और मुझे लगता है ये कम उम्र की लड़कियों को टारगेट करते थे और ऐसे सरकमस्टेंसेस पैदा करते थे कि ताकि उनके साथ संबंध बनाया जा सके। ये मेरी खुद आंखों देखी हुई है और इसमें मैंने दो लड़कियों को विक्टिम होते हुए देखा है। मगर कभी कभी क्या है ना कि हम लोगों का भी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत गुहार लगाया, हर जगह गुहार लगाया, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब आपके जरिए पूरा देश भी आपको सुन रहा है और इसी के साथ साथ आप कोर्ट में भी गए हैं, तो उस केस का क्या होता हमारी नजर रहेगी। पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट इसी आरजीकर हॉस्पिटल के अख्तर अली साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही कि आपने जो हिम्मत दिखाई है इसको भी आगे तफ्तीश के लिए सीबीआई कंसिडर करे और पूरा सच इस प्रिंसिपल का सामने आए, क्योंकि कई घंटे उससे पूछताछ हो रही है और कई तरह के टेस्ट उस पर किए जा रहे हैं। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ जुड़ रही है, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही है, दिनेश बजाज प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ रहे हैं, सायरा शाह हलीम सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रही है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी नेता जेडीयू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका जी, आपके पास सबसे पहले आते हुए, क्योंकि अभी टीएमसी के गेस्ट के जुड़ने का इंतजार है, सवाल यह है कि इस मामले पर पॉलिटिक्स होने की जरूरत नहीं है। अब तो सीबीआई केस को की जांच कर रही है, सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे ना जो पहले दिन से थे कि कहीं एक से ज्यादा लोग तो इसमें आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है, कहीं गैंगरेप तो नहीं है, कुछ स्पष्टता नहीं आ रही है। सब इंतजार कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई क्या रिपोर्ट दायर करती है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता है कि अब सीबीआई और उसकी जांच पर ही पूरा सच टिका हुआ है, पूरा ओनस अब सीबीआई पर है? अंजना जी, सबसे पहली बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहां नारी के वर्चस्व की लड़ाई हो, जहां उसकी अस्मिता की बात हो, वहां किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। हालांकि ऑपोजिशन का ये फर्ज और कर्तव्य बनता है कि वो उस चीज को सामने उजागर करे अगर कुछ यहाँ गलत हो रहा है। देखिए, मैं कहूंगी आपसे कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उत्पीड़न, यौन शोषण के मामले, बलात्कार के मामले, इन सब पर ये सरकार जो है वो खामोश रहती है। हाल फिलहाल में आपने संदेश खाली में भी देखा है। यहाँ पे जो इस तरह के दानव है, संदीप घोष जैसे लोग, चाहे वो शाहजहां हो संदेश खाली का या आरजी करके संदीप घोष, इनको संरक्षण दिया जाता है,
इनको सुरक्षा दी जाती है, इनको एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज भेज दिया जाता है, मगर जो मामला यहाँ घटा उस पर कुछ नहीं कहा जाता, खामोशी रखी जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एज ऑपोजिशन हमारा कर्तव्य है, तो इसको राजनीति ना समझिए, इसे हम समाज के साथ जो खड़े हैं, जुड़े हैं, उनकी लड़ाई और उनकी आवाज बन करके लड़ रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ मिले। देखिए, अभी आपने अली अख्तर साहब की अभी जितनी बातें सुनी, मैंने पहले दिन से जब ये डिबेट चालू हुई थी उसी दिन कहा था कि इस सरकार के अंदर हमने एजुकेशन स्कैम देखे, हमने राशन स्कैम देखा और हम मेडिकल स्कैम भी देखेंगे। बहुत कुछ खुलेगा, क्योंकि ये प्याज के छिलके हैं, एक एक करके खुलेंगे, आप सब कुछ जान पाइएगा। देखिए, पूरी की पूरी बात जो है वो घटनाक्रम को आप मिला लीजिए, पूरी सच साबित हो रही है। यानी उस अस्पताल में ये सब चल रहा था। देखिए, टीएमसी का हमने आचरण देखा है, वो बिना कटमनी और सिंडिकेट के कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चला सकती। मगर प्रश्न ये है कि जब एजुकेशन स्कैम हुआ तो आपने एजुकेशन मंत्री को हटा दिया ममता बनर्जी की सरकार में, जब राशन स्कैम हुआ तो आपने फूड मिनिस्टर को हटा दिया, वो जेल में है ममता बनर्जी के जो फूड मिनिस्टर थे। मगर ये हेल्थ स्कैम है और इस हेल्थ स्कैम की मंत्री खुद ममता बनर्जी है, पुलिस मंत्री खुद ममता बनर्जी है, तो क्या ममता बनर्जी को हटाएंगी? दिनेश बजाज जी, इसका जवाब आप दीजिए। और साथ ही यही अगर अख्तर अली आज अपनी शिकायतें लेकर आए होते तो सब कहते कि देखो ये तो फिर बीजेपी का एजेंट आ गया। लेकिन सवाल है कि वो 2023 तक यहां पर डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने तब भी कई चिट्ठियां लिखी, विजिलेंस कमीशन को भी लिखी, वो कोर्ट तक गए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो तब से इस प्रिंसिपल और उसकी भूमिका पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, और उनका यह कहना है कि तब अगर एक्शन हो जाता तो इस तरह की घटना ही इस कॉलेज में नहीं घटती। अब ऐसे में क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी सीधा आपकी सरकार की पश्चिम बंगाल में नहीं बनती है, मिस्टर बजाज? जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो घटना घटी है बहुत दुखद है, इसके हमारी पार्टी भी इस पर दुख व्यक्त कर चुकी है, सरकार की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री जी खुद रास्ते में होता कि वी वांट जस्टिस लेकर के उन्होंने काफी आंदोलन भी कर दिया। जहाँ तक बहन प्रियंका जी ने कहा कि जो जवाबदेही हमारे मुख्यमंत्री जी की, जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, उनकी बनती है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या इतनी सारी घटना घटी, वहाँ पे औरतों को निवस्त्र करके घुमाया गया, वहाँ पे मारा गया, पीटा गया, वहाँ सब कुछ हुआ है, क्या वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? और भी हाथरस में, उन्नाव में कई जगह घटनाएं घटी हैं। तो देखिए, बात यहाँ पे अपने राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी एक यहाँ मसला चल रहा है, सीबीआई की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला अपने आप सुओ मोटो गया है। प्रियंका जी तो बहुत बड़ी एडवोकेट है, अच्छी तरह जानती है सारी चीजें। तो अपने को इस वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस वक्त सबका साथ होकर के इसका कैसे शांतिपूर्ण ढंग से तरीका निकाला जा सके वो देखना चाहिए। हमारी सरकार जो है पूर्ण रूप से जो जितना भी इसको करना चाहिए कर रही है। उसके केंद्र सरकार का जो सीबीआई है वो देख रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो चल रहा है। तो तहकीकात होने दीजिए ना। हम लोगों की सरकार ने 24 घंटे के अंदर सब जगह पकड़ लिया। आज 6 दिन ये हो चुके हैं, उसमें सीबीआई का अभी तक क्या एक्शन सामने आया है? तो ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सब कुछ तुरंत हो जाएगा, कुछ वक्त सबको देना चाहिए। तो वक्त जाके सामने आए और दोषियों को सजा मिले, हमारी सबकी यही इच्छा यही है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब इसका प्रियंका जी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो पहले ही दिन ये जो संजीव रॉय को पकड़ लिया था, अभी तक क्या कर रही है सीबीआई? ये डॉक्यूमेंट में जो आपको दिखा रही हूँ, देखिए, दोषारोपण से ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ये कह रहे हैं राजनीति, ये मणिपुर की बात कहेंगे, ये यहाँ की। मैं कहती हूँ आपकी सरकार है, आप बताइए काफिला यहाँ क्यों लुटा है? ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिखा रही हूँ, इसकी तारीख है 2 मार्च 2023। ये कहते हैं ममता बनर्जी को नहीं मालूम था, वरना ममता बनर्जी स्टेप लेती और आगे स्टेप लेंगी और ले रही है। और सीबीआई की जांच तो हो रही है। आप तो हमेशा इसी सीबीआई का विरोध करते थे, आप तो सेंट्रल फोर्सेस का विरोध करते थे। आज सुरक्षा का दायित्व जो है सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स और सेंट्रल फोर्सेस को ही दे दिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुई है। लेकिन मैं ये चिट्ठी की जो बात कर रही हूँ, ये वो चिट्ठी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखी गई थी। यहाँ पर एक कमेटी बैठी थी और कमेटी ने जांच की थी कि आरजीकर में क्या चल रहा है। तो आपको बता दूं, हेल्थ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। जब इस तरह की कोई भी कमेटी या कमीशन बैठता है तो उसमें हस्ताक्षर जो होते हैं वो हेल्थ मिनिस्टर के होते हैं। यानी स्वयं ममता बनर्जी को मालूम था कि आरजीकर में क्या चल रहा है, कमीशन हुआ, सब कुछ कमीशन रिपोर्ट में था। तो फिर ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी को इसकी खबर नहीं थी। 2 लाइन का जवाब इस पर दिनेश जी। देखिए, हर चीज की जानकारी ममता बनर्जी या मुख्यमंत्री जी को हो,
ये कोई जरूरी नहीं आप अख्तर अली की बातों का तो आपने जवाब ही नहीं दिया बजाज साहब। जो मेरा पहला प्रश्न था उसका आपने जवाब ही नहीं दिया कि एक व्यक्ति जो विसल ब्लोअर एक हॉस्पिटल के लिए बन रहा था, आपने उनके आरोप सुने हैं। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में, और वो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट थे वहां पर, उनकी कंप्लेंट्स करने के बाद उनको वहां से तबादला कर दिया गया। वो कह रहे हैं वो कॉलेज प्रेमाइसेस में कुछ जूनियर छात्रों के साथ एक रैकेट चलाता था, उनके साथ शराब पीता था, और ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो मेरे लिए बोलना मुश्किल है। वहां पर लड़कियों तक को बुलाने की बात, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने सुना अख्तर भाई ने क्या स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी दी थी या उनसे जाके मिले थे वो? मैं पूछना चाहता हूँ। ये क्या है? तो विजिलेंस डिपार्टमेंट किस लिए बनता है? फिर कमेटी कैसे बैठी? विजिलेंस पहले वो जो जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है आप सही कह रहे हैं। नहीं डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट की सारी गलती है, सही कह रहे हैं आप। बहुत अच्छा, इतना अच्छा आपने जवाब दिया ना आज दिनेश बजाज, कि पलटकर उसी को कटघरे में खड़ा किया जाए जो आवाज उठा रहा है, उसी को बोला जाए कि तुमने फला को जाके क्यों नहीं बोला। एक सेकंड रुक जाइए मैडम, उसी की गलती है, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट की गलती है सारी, अख्तर अली की। हाँ बताइए, आगे बताइए। अख्तर भाई को पूछिए कि आज उनके जो वकील जो है आज को हाईकोर्ट में जो उन्होंने केस किए हैं, वो किस पार्टी संबंध रखते हैं, पूछिए जरा। अच्छा वकील तो बीजेपी के हैं। तो 2023 में जब वो कंप्लेन कर रहे थे तब भी बीजेपी के बिहाफ पे कर रहे थे। अब वो तो अब उनकी मंशा सामने आ रही ना। अच्छा अब मंशा सामने आई। सही हो सकते हैं, बट सुप्रिया शिने जी यही प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि आप बीजेपी शासित राज्यों के, वो कांग्रेस शासित राज्यों के, वो टीएमसी शासित राज्य के, लेकिन आज जब एक व्यक्ति हिम्मत दिखा रहा है, वो आके बता रहा है उसे, और पुरानी चिट्ठियां हैं उनकी सारी, अब वो बीजेपी कनेक्शन उनका ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर प्रिंसिपल ऐसा था, उसके खिलाफ कार्रवाई होती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। बड़ी तस्वीर में कांग्रेस पार्टी को आज क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में जब रायबरेली में राहुल गांधी थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने पहले ट्वीट किया था। मैं दो बातें कहूंगी। एक, ब्रश से सबको पेंट करने की गलती आप भी मत कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीएमसी से आज शाम को एक बात कहना चाहती हूं। एक व्यक्ति सामने आया है, उसका बीजेपी से संबंध है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत ऐसी बातें बोल रहा है जिसको सुनकर रूह कांप रही है। उसकी बात पर ध्यान दीजिए, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। जो कोलकाता में हुआ है वो मानवता की हत्या है। एक लड़की के सपने नहीं टूटे हैं। आज सोनागाची की सेक्स वर्कर्स कह रही है अगर आपके अंदर इतना लस्ट है तो हमारे पास आइए, औरतों के साथ ये मत करिए। एक सभ्य, जो अपने आप को सभ्य समाज कहते हैं ना, हमारा सिर झुक जाना चाहिए। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि उनका बीजेपी से संबंध है या संबंध से फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह की बातें वो मिस्टर प्रिंसिपल घोष के लिए कह रहे हैं वो बहुत चिंताजनक बातें हैं। इस पर कार्रवाई ना होना वो भी बहुत चिंताजनक है। लेकिन मैं एक बात से आज आपकी और बीजेपी की पहली बार सहमत हूं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखती हूं कि हम मेरा रेप तेरा रेप हम करते हैं। हमने तो कोलकाता में भी प्रदर्शन किया और लाठियां खाई, और हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया और लाठियां खाई। बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा ऑपोजिशन जब कुछ कह रहा है उसको राजनीति ना समझिए। 300 प्रदर्शन करने वालों को बदलापुर में आपने गिरफ्तार कर लिया, और शिंदे जी कह रहे हैं 7 दिन बाद अरेस्ट के कह रहे हैं ऑपोजिशन राजनीति कर रहा है। इस देश की महिलाओं की आवाज अगर कोई उठाएगा, चाहे वो भाजपा शासित हो या कांग्रेस शासित हो या गैर कांग्रेस गैर भाजपा हो, तो ये राजनीति है। अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति और होनी पड़ेगी, और हम सबको करनी चाहिए, बिना चश्मा पहने करनी चाहिए। अगर मैं कहती हूं कि कर्नाटक में कुछ गलत होता है तो मैं इसी पुरजोर तरीके से बोलूंगी। आप भी बदलापुर पर बात करिए, हम कोलकाता पर भी बोल रहे हैं, हम बदलापुर पर भी बोल रहे हैं। कल को हमारे किसी राज्य में होगा तब भी मैं आपको इस शो पर बोलते हुए दिखूंगी, क्योंकि एक बात और भी सच है, और यह सच इस देश को सुनना जरूरी है। पिछले 15 दिनों में इतने भयावह हादसे के बावजूद 42 जघन्य अपराध राज्यों में, हर राज्य में महिला के खिलाफ हो रहे हैं। उस पर चर्चा कब करेंगे? हम कब चर्चा करेंगे कि एक हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड बिल आया था, उसको क्यों नहीं पास किया सरकार ने? कर देना चाहिए ये बिल पास। नहीं छोड़िए डॉक्टर्स को किसी के भरोसे। उस लड़की के सपने तबाह नहीं हुए हैं। आधी आबादी, 42 केसेस ऑफ रेप 15 दिन में, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ने, अरे प्रिंसिपल तो मुझे राक्षस प्रतीत हो रहा है।
उसको तो बिल्कुल जेल में डालना चाहिए। पूछिए सवाल, 60 घंटे से पता चल रहा है। पर उसको तो रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा था सुप्रिया जी। उत्तर प्रदेश में भी हाथरस का मामला लिया था सुप्रिया जी, उसको रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा चाहिए था, बिल्कुल गलत था। उस अस्पताल से निकला 4 घंटे के अंदर उसको उससे भी अच्छे हॉस्पिटल में रिइंस्टेट किया गया। एब्सोल्युटली गलत हुआ, एब्सोल्युटली गलत हुआ। मेरे अंदर नैतिकता है ये कहने की कि गलत हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीएमसी इंडिया ब्लॉक में है, गलत हुआ। शुरू से असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है और हम उस असंवेदनशीलता के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन आप बदलापुर पर कब बोलिएगा? शिंदे जी और फडणवीस जी इसको प्रायोजित प्रदर्शन बता रहे हैं। वेस्ट बंगाल में अगर प्रदर्शन होता है तो वो सही है और सही प्रदर्शन हो रहा है, मैं मानती हूँ उसको, लेकिन बदलापुर में हो रहा है। सत्यप्रकाश जी, कहा जाएगा सत्यप्रकाश जी, बीते दिन भी कोलकाता और बदलापुर पर जब हम लोग बहस कर रहे थे तो बदलापुर को लेकर बीजेपी का ये रुख था कि वहां पर पॉलिटिक्स हो रहा है। शिंदे साहब भी यही कह रहे हैं। ये तो वही मजाक है ना जो आप लोग करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर, जिसकी वजह से आज तक इंसाफ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं पुलिस के कान पर जू नहीं रेंगती है। हमेशा ऐसे केसेस को छिपाने की कोशिश की जाती है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश। आप सोचिए कि फैमिली को फोन करके हॉस्पिटल ने कह दिया आत्महत्या है। यहां पर बदलापुर में 12 घंटे परिवार वाले बैठे रहे, लेकिन एफआईआर दर्ज करने को पुलिस तैयार नहीं थी। ये किसकी गलती है? ये ऑपोजिशन की गलती है, ये उस पुलिस की गलती है। और हर राज्य में गृह मंत्रालय होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। कब तक हम रेप को राज्य और पार्टियों के चश्मे से देखते रहेंगे? अगर यहां पर लोग जिस भी वजह से उतर रहे हैं सड़कों पर, चाहे बीजेपी वाले, चाहे लेफ्ट वाले, चाहे कांग्रेस वाले, वहां पर भी अगर महाअगाड़ी के, महाविकास अघाड़ी के लोग उतर रहे हैं तो पॉलिटिकल विरोध है। पॉलिटिकल विरोध क्या होता है? 12 घंटे क्या कर रहे थे साहब? गृह मंत्रालय किसके पास था महाराष्ट्र में? सत्यप्रकाश जी। अंजना जी, रेप पर राजनीति के सवाल पर जो सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा है, मैं उनसे 100% सहमत हूं। मेरा राज्य हो, आपका राज्य हो, किसका राज्य हो, यह सवाल उसका नहीं है। मेरी सरकार है, तेरी सरकार है, किसकी सरकार है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि कानून जिनके जिम्मे कांधे पे था कि वो इस्तेमाल करते और उसको रोकते, या जो अपराध हुआ उसकी जांच करते और सलाखों के पीछे अपराधी को पहुंचाते, चाहे सरकार किसकी थी। जो ये नहीं करेगा उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। किसी की सरकार हो, ममता बनर्जी की सरकार हो, हमारी सरकार हो, सुप्रिया श्रीनेत की कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी की सरकार हो, अब आधी आबादी के साथ इस देश के किसी हिस्से में किसी भी प्रकार का जुर्म हो, सबकी आवाज एक साथ उठनी चाहिए, किसी की सरकार हो। मैं ये मानने को तैयार हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पार्टी से हूं जिसके मुख्यमंत्री ने सर झुकाकर कहा कि मेरा सर आज शर्मसार हुआ है। बिहार में घटना हो गई थी, अरे सर, हम मंत्री का इस्तीफा लिया, सबको सलाखों के अंदर किया, सबको प्रोसिक्यूट किया। उन्होंने सर झुकाकर शर्मसार होने की बात कही थी उस समय। तो मतलब है कि हम उसके लिए मुस्तैद हैं। अब सवाल है कि अगर वेस्ट बंगाल में या बदलापुर, जहां आप कह रहे हैं, सत्य जी, कहीं भी किसी सरकार की कोई हरकत है कि उसको दबाया जाए, 4 घंटे के अंदर एक डॉक्टर को फिर से रीइंस्टेट कर दिया जाए, मतलब वो दोषी नहीं है। एक सरकारी अस्पताल में एक बच्ची के साथ रात में जो भी घटना हुई उसको दबाने की पूरी कोशिश की गई। उस पे उनके तमाम सांसद के ट्वीट पढ़ लीजिए आप, लीपा पोती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको कि हमारी सरकार ने काम किया। अब सवाल है कि इसको रोका कैसे जाए। आज आधी आबादी जो कामकाजी महिलाएं हैं, जिस दफ्तर में हैं, वो घबराई हैं, वो डरी हुई, उनमें दहशत है, कहीं भी कोई घटना घट सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में डॉक्टरों के लिए तो लिया है, लेकिन अलग अलग हजारों दफ्तर हैं जहां महिलाएं काम करती हैं। उसको एक स्ट्रांग मैसेज सबकी तरफ से जाना चाहिए था। ममता बनर्जी की सरकार इसलिए दोषी मैं मानता हूं कि पार्क स्ट्रीट कोलकाता रेप में भी उनका बयान बहुत संदेहास्पद था, संदेश खाली में उनका बयान खराब था। एक जो छोपरा विधानसभा में एक मुस्लिम महिला को सरेआम पीटा गया, ताजिमुल नाम के व्यक्ति ने पीटा, उस पे हामिद नाम का एक एमएलए उसको सपोर्ट कर रहा था। तो ममता बनर्जी की सरकार आखिर महिलाओं के प्रति इतनी निरंकुश क्यों है, ये सवाल पूछना पड़ेगा सबसे। लेकिन दिक्कत क्या, उनके प्रवक्ता फिर लिपापोती कर रहे हैं। हमारी सरकार हो, बिल्कुल पूछिए, आंदोलन करेंगे, हम स्वागत करेंगे वैसे आंदोलन का, हमें कोई परहेज नहीं इस बात से। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर बदलापुर में हुआ, मणिपुर में हो, राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मैंने उत्तर प्रदेश के समय सवाल पूछा था। मैंने जंतर मंतर की बेटियां जब बैठी थी हड़ताल पे, मैंने सवाल पूछा था
आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, चाहे मैं किसी पक्ष में हूं, महिला के साथ हुए अत्याचार पे पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए, कोई अपराधी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ऐसा हमारा देश होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं। एक सेकंड, मैं सुप्रिया जी आ रही हूँ, एक सेकंड। सायरा शाह हलीम से मैं पहले एक कमेंट ले लूं। कहना चाह रहे थे सारा, मैं लौट रही हूँ। सायरा हलीम शाह वो कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का सिर शर्म से झुका है, उन्होंने कहा मेरा सिर झुका हुआ है, लेकिन हम झुके हुए सिर नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस देश की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं राज्यों में या केंद्र, सत्यप्रकाश जी मुझे अपना पॉइंट कहने दीजिए एक सेकंड। हम चाहते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करें, उनको मैनेज करना है पुलिस को, पुलिस की भूमिका को, पुलिस को, अगर वो पुलिस को डिफेंड करेंगे, कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ वो दिखाई देंगी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर का सारा ध्यान कहां है? सोशल मीडिया पर किसने हमारे खिलाफ लिखा, उसको फटाफट नोटिस भेजो। 200 लोग भ्रम फैलाया जा रहा है हमारे खिलाफ। अरे साहब आप बताइए ना कि प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? सिर्फ ये कोलकाता के एक रेप केस की बात नहीं है, कुछ केसेस प्रतीक बनती है इस देश में, जैसे अरुणा शानबाग का केस था वर्ली मुंबई का, जैसे निर्भया केस था, वैसे ही ये कोलकाता रेप केस बना है। लेकिन यहां पे तो एक ही काम है, अपने कमिश्नर को, अपनी पुलिस को डिफेंड करो। वही पुलिस जो आंख पे पट्टी बांध के सोई रहती है, लीपापोती करती है। जी, ये अख्तर अली साहब का जो हमने जो बयान सुना, सही में रूह जो है सबके यहाँ पे कांप रही होगी, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो आरजीकार के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिनकी सीबीआई के साथ लगातार मतलब अभी 6ठे दिन हो गए हैं, 6ठे दिन जो पूछताछ चल रही है, तो सबसे पहले सवाल आता है ये संदीप घोष का कि जो यहाँ पे जो आलोचना या जो यहाँ पे जो जिस तरह का एलिगेशन लगा है, उसकी सीबीआई पूरी तरह से स्ट्रिक्टली जांच पड़ताल करे, क्योंकि ये जो एलिगेशन लगा है बहुत ही गंभीर एलिगेशन है। क्योंकि हम लोग अभी तक तो सुन रहे थे कि यहाँ पे शिक्षा का स्कैम हो रहा है, घोटाला, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी कलकत्ता में रहते हैं, तो यहाँ पे टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हो, कोयला स्कैम हो, यहाँ पे नारदा शारदा, आप देख लीजिए 26,000 लोगों की यहाँ पे जो है नौकरी चली गई है टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में। तो यहाँ पर चाहे इंडिया अलायंस हो या ना हो, मैं यहाँ से सबसे दरखास्त कर रही हूँ कि यहाँ पे पीड़ित और पीड़िता की जो परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे आप इंडिया अलायंस में है नहीं है। क्योंकि ये जो अभी जो ये पूरा जो वाक्य है, ये पूरा जो एपिसोड है, अभी ये एक पॉलिटिकल टेंस नहीं ले रहा, अभी ये न्याय की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रिया जी एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ। देखिए मुझे इस बात की खुशी है कि आपने कहा कि जिस भी शासित राज्य में इस तरह के केस होते हैं हम एक आवाज में बोले, लेकिन दुख इस बात का लगता है कि इस देश में हम अनेकों महिला सांसदों को चुनकर भेजते हैं जो बहुत मुखर होकर कई मुद्दों पर बोलती हैं। वो आज ये डिफेंड करने में लगी हुई हैं, उनके ट्वीट्स देखिएगा आप, कि नहीं ये इतना जघन्य रेप नहीं है, नहीं ये इतना विभत्स रेप नहीं है, नहीं उसके शरीर के टुकड़े नहीं किए गए थे। मतलब इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि वो सांसद न्याय की मांग करने के बजाय ये डिफेंड करने में लगी है कि नहीं ये इतना ब्रूटल रेप नहीं है जितना इसे बताया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए अखिलेश यादव के साथ भी आपका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। अयोध्या रेप केस में वो कहते हैं कि डीएनए टेस्ट पहले कराइए, सारा का सारा ओनस आप जो सर्वाइवर है या विक्टिम है उस पर डाल दीजिए, रेप सर्वाइवर के। आपको नहीं लगता इन सबको, मतलब यही हाथरस केस था ना जब सारे कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए, आज ममता को इस्तीफा देना चाहिए इसी नियम से, आज शिंदे को इसी नियम से इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रही हूं कि सिर्फ आपके साथी हैं, क्या तमाम मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे से मामला बनेगा? किससे बनेगा? अगर अखिलेश यादव कहते हैं डीएनए टेस्ट कराइए, क्या आज आप अखिलेश यादव के खिलाफ बोलेंगे? उनकी पार्टी की एक नेता कहती हैं एक दूसरे केस में कि रात में वो नौकरी मांगने गई थी, जूही सिंह नाम है उनका, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा और मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दूंगी। आपने मुझसे पहला सवाल पूछा कि एक महिला सांसद ने कहा कि ये उतना ब्रूटल नहीं है। रेप होता है और रेप एक औरत के शरीर के साथ नहीं, उसके अस्तित्व के साथ किया जाता है। उसमें जघन्यता की कोई डिग्री नहीं होती है। एक औरत को उसकी मर्जी के बिना अगर आप छू भी रहे हैं तो वो भी गलत है, वो भी रेप की
वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन ये बहस बड़ी है और ये दूर तक जाएगी। सवाल यही है कि क्या हम उसी तरीके से ऐसे मुद्दों को गंभीरता से लगातार उठाएंगे ताकि सरकारें, पुलिस, प्रशासन हरकत में आए और वो मजबूर हो कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर वो पार्टी छोड़कर एक नजरिए से देखें और एक्शन हो, ताकि लोग डरें ऐसे मुद्दों पर। देखते रहिए आज तक।